हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 2 जनवरी को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर का मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ आज के मेंस एग्जाम का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। इसके अलावा आज जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में एंड मैथ्स में जो डीआई पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन भी एग्जैक्ट डेटा के साथ वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग कमेंट कर देना एक बार कि आपने असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम दिया है तो आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं अलग अलग सेक्शन में एंड ओवरऑल आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग में एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट आया था और इसमें दोस्तों आपके 8 पर्सन थे इनवर्ड फेसिंग, इसके साथ कलर का एक वेरिएबल दिया गया था। अरेंजमेंट आपका कुछ इस प्रकार से हो रहा था जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना मिला करके कि आपने भी ऐसा ही अरेंजमेंट किया था या फिर आपका इसमें डिफरेंट आ रहा था। इसके बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पर पूछा गया था रीजनिंग में, सॉरी उसके पहले मैं मैथ्स का आपको डीआई दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर डीआई में क्या पूछा गया था ना कि कुछ चिल्ड्रन की संख्या यहाँ पर दी गई थी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपके एडल्ट दिए गए थे और यहाँ पर आपके मेल और फीमेल की रेशियो दी गई थी। अब दोस्तों आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना वहाँ पर केवल चिल्ड्रन की संख्या और मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया था, बीच में एडल्ट आपका दिया नहीं गया था। लेकिन इसे कैसे फाइंड करना था, तो नीचे एक नोट दे दिया गया था और नोट में यह कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जैसे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, इन सभी में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो आपकी 80 की है। तो अगर बताओ कि C1 में टोटल 80 कैपेसिटी है जिसमें से 15 आपके चिल्ड्रन ले रहे हैं तो एडल्ट का क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इन सभी का वैल्यू निकाल सकते थे। और यहाँ पर एडल्ट का वैल्यू निकालने के बाद एडल्ट का मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा वो यहाँ पर दिया गया था, उस रेशियो के अनुसार से आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पर क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन देखिए आपका स्टैक अरेंजमेंट का था, सॉरी स्टैक अरेंजमेंट नहीं, मैथ्स का ही क्वेश्चन था जिसमें आपका एक सर्कल दे दिया गया था और सर्कल में आपके ABCD ठीक है यहाँ पर थे और इसमें कुछ परसेंटेज दिए गए थे। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था दोस्तों कि यहाँ पर आपकी एक ट्रेन का फेयर है, ठीक है, ट्रेन का फेयर दे दिया गया था। इस वाले में टोटल 800 आपकी वैल्यू थी और यहाँ पर परसेंटेज के अनुसार आपको निकालना था। तो निकालने के बाद PQ RS और T का वैल्यू इतना आना चाहिए था। ये जो आपका वार ग्राफ दिया गया था ना वो आपके नंबर ऑफ बैग्स सेलिंग से रिलेटेड था और टोटल 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका एक टेबल बेस्ड दिया गया था जिसमें ट्रेन और उसका फेयर दिया गया था और इस पर बेस्ड आपके टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे थे। फिर इसके बाद एक आपका आया था लीनियर अरेंजमेंट का जिसमें कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग थे एंड कुछ लोग साउथ फेसिंग थे। अरेंजमेंट उसका इस प्रकार से बन रहा था, पूरा का पूरा अरेंजमेंट बहुत ही इजी था, बस लास्ट में A और C इन दोनों को आपको सही वे में अरेंज कर देना था, आपका पजल सॉल्व हो जाता। अब इसे कैसे सॉल्व करना था दोस्तों, तो यहाँ पर E का दे दिया गया था कि इसके जो पड़ोसी हैं वो साउथ फेसिंग है, तो यहाँ से हमने B और F को साउथ कर दिया था और फिर यह दिया गया था कि A और C के अपोजिट में G फेस करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते थे कि C के सेकंड लेफ्ट में A यहाँ पर ही आना चाहिए था और अगर ये दोनों नॉर्थ में है दैट मीन्स कि आपका जो G है वो साउथ में आ जाता। तो ये आपके टोटल 4 DI एंड पजल्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि रीजनिंग में और क्या क्या पूछा गया था। तो 5 क्वेश्चंस आपके इनइक्वलिटी के आए थे और बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चंस आपको इनइक्वलिटी में देखने को मिला है। PO का जो प्री लेवल होता है ना उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों आपके सिलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे, ये आपका प्री से थोड़ा सा अप साइड में था। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वो सारे के सारे ओनली है फ्यू वाले थे और टोटल 5 क्वेश्चन आपके सिलॉक्स से भी बन रहे थे। फिर इसके बाद अगर मैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो इसका लेवल काफ़ी इजी रहा है और यह जो क्वेश्चन आया था ना वो भी आपका प्री लेवल का ही था। इसमें दोस्तों आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही आसानी से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के थे। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी आई थी ना ये थोड़ा सा इजी लेवल का था एज कम्पेयर टू आपके जो क्वांट में डाटा सफिशिएंसी पूछे गए थे उससे। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी एक सर्कुलर वेस्ट अरेंजमेंट आई थी जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर करवाया अभी ये वाला। इसके अलावा एक आपका जो लीनियर अरेंजमेंट आया था वो आपका ये था और फिर आपका दोस्तों एक स्टैक अरेंजमेंट था। स्टैक अरेंजमेंट में क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर 7 पर्सन थे इस प्रकार से 6 5 4 3 2 1 इस तरह से इन सभी को अरेंज किया हुआ था एक स्टैक में और इसके साथ में दोस्तों अल्फ़ाबेट्स थे जैसे मान लो कि ABCD इस प्रकार से होगा और नेम का वेरिएबल इसके साथ ऐड किया गया था, यानी कि आपका जो स्टैक अरेंजमेंट था ये आपका वेरिएबल वाला था। तो 3 क्वेश्चन आपके आए थे सीटिंग अरेंजमेंट एंड
पजल्स से, जिसमें से आपके जो दोस्तों 2 पजल्स आए थे ना वो आपके वेरिएबल वाले थे, और जो सीटिंग अरेंजमेंट आया था उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएबल यूज नहीं किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों आपके अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, और इसका लेवल भी काफ़ी ईजी रहा है। इसके अलावा आप दोस्तों आपके मिसिंग नंबर के टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर क्वांट में, वो सारे के सारे आपके पूछे गए थे, सॉरी रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग के। मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट रहे टोटल 33 पीओ के सेक्शन में। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में दोस्तों मैंने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है यहाँ पर। क्वांट में मैंने डीआई आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एक डीआई ये आपका आया था, एक डीआई ये आया था, तो ये आपके 2 डीआई थे, प्लस इसके अलावा एक आपकी शायद कैसलेट डीआई भी आई थी, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जैसे ही ध्यान में आता है तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। दोस्तों मैथ्स की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो अरिथमेटिक का सेक्शन था वो मुझे ईजी लगा एज कम्पेयर टू क्लर्क की अरिथमेटिक थी, और आपकी जो कैसलेट डीआई आई थी ना वो क्लर्क में काफ़ी हाई लेवल का था, वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। फिर बात करते हैं दोस्तों जीके की। तो जीके में देखिए जीके का जो लेवल था ना एक्चुअली लेवल हाई नहीं था, करेंट अफेयर्स काफ़ी ओल्ड पूछ लिए गए थे। और यह करेंट अफेयर्स आया कौन से एग्जाम का था, तो यहाँ पर मई और जून के महीने में एक आपका IDVI का एग्जाम हुआ था, और एक आपका हुआ था किसका, इसके साथ में एक हुआ था ECGC PO का। एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि जो जीके के क्वेश्चन थे करेंट अफेयर्स के वो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दोनों एग्जाम से सीधे सीधे उठाकर पूछ लिया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जो अडल्ट वाला डीआई सॉल्व करवाया ना, यह डीआई आपके SBI PO प्री में इसी साल पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं ना वो बिल्कुल रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम्स के ही, बिल्कुल थोड़ा सा भी मेहनत यहाँ पर IBPS ने नहीं किया। मेहनत किया है तो सारे कैंडिडेट ने कि पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स रट कर गए थे, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 4 महीने से पहले का पूछ लिया गया। तो यहाँ पर जीए में सभी के साथ धोखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अटेम्प्ट कम है तो आप इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीए में पूछा क्या क्या गया था इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जीए में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक था एज ऑफ कल्कि। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था, एज ऑफ कल्कि एक पुस्तक का नाम है, आपको बताना था कि यह पुस्तक किसने लिखा है। इसके बाद दोस्तों आपका एक रॉक स्कल्पचर हाल फिलहाल में खोजा गया है, आपको बताना था कि जो रॉक स्कल्पचर है वो किस स्टेट में खोजा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका ARC था, इसका फुल फॉर्म आप सर्च कर लेना, इसमें परसेंटेज पूछा गया था। मैंने 15% लगाकर आया है, मैं इसका क्वेश्चन जब वेरीफाई कर लूँगा तो आप सभी के साथ इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा। फिर एक आपका आया था दोस्तों PMEGP। अब इसमें पूछा गया था दोस्तों कि इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक बैडमिंटन फेडरेशन, इसमें पूछा गया था कि विनर कंट्री कौन सा है, यानी कि कौन सा कंट्री 2022 के BWF का चैंपियन रहा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जीके में, वो पूछा गया था दोस्तों कि इंडिया की कौन सी एजेंसी है जो कि इंडिया के बाहर काम करती है गुप्त रूप से। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि स्टार्टअप इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। इसके अलावा दोस्तों हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी चर्चा में भी रहा था कि कोई एक सेरेल्स यानी कि जो कोई एक अनाज है इसके एक्सपोर्ट पर इंडिया ने बैन लगा दिया था, तो वो कौन सा अनाज था यह आपसे पूछा गया था। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि 68वीं नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है ना, इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हाल फिलहाल में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है पहला, यह किस राज्य में हुआ है। तो यह मेरे ख्याल से बिहार राज्य होना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी काफ़ी चर्चा चल रही है इथेनॉल को लेकर। फिर इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद अपना पहला ओलंपिक मेडल कब जीता हॉकी में। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक जो FDI होती है ना वो मैक्सिमम किस स्टेट में अभी देखने को मिली है, और इसमें आपके जो स्टेट थे वो सिंगल स्टेट नहीं कॉम्बिनेशन में दिया गया था। मैंने यह क्वेश्चन पढ़ा था अड्डा 247 के रिव्यू में, लेकिन मुझे याद नहीं था, फिर भी मैंने इसे जो टिक आउट किया है वो है कर्नाटक, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। अब इसमें से एक ऑप्शन तो मुझे याद था कि महाराष्ट्र आना चाहिए, बाकी के 2 ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है इसमें टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक वाइल्ड लाइफ एक्ट का पूछा गया था कि कब इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका ऑप्शन एक 1987 था, और मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस टू जीरो, ठीक है क्या है, रेस टू जीरो इमिशन का टारगेट कब लिया गया था। तो यह लिया गया था दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। और कब के लिए, तो यह आपका 2000 ईयर मैंने यहाँ पर बता दिया ना आपको, हाँ 2015 का। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि
भारत में जो 40% सॉइल है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर 40% आपके एलुवियल सॉइल है, बाकी के 60% में आपकी जो अदर सॉइल होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि हाल फिलहाल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के किस राज्य में गोल्ड का सबसे बड़ा खदान खोजा गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है दोस्तों बिहार। बिहार के कैमूर जिले में शायद खोजा गया है, मुझे जिले का नाम अभी याद नहीं आ रहा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों वो था कि जो 5140 मीटर ऊपर द्रास का क्षेत्र है ना, आपको पता होगा कि युद्ध का सबसे सूखा हुआ क्षेत्र यहाँ पर है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे ख्याल से इसका ऑपरेशन विजय करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पर ऑपरेशन का नाम पूछा गया था। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि विजन इंडिया का था कुछ, ठीक है, इंडिया का कुछ एक विजन है डिफेंस को लेकर किस देश के साथ में। तो मैंने यहाँ पर इजराइल टिक आउट करके आया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बनाया है तो आप एक बार कमेंट करके कंप्लीट क्वेश्चन भी बता देना कि क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या है वो भी आप यहाँ पर शेयर कर देना। फिर एक बात यहाँ पर आया था दोस्तों कि जो विक्रम साराभाई की वाइफ हैं मृणालिनी साराभाई, वे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पर मैंने इसका मोहिनी अट्टम प्लस कुचिपुड़ी लगा कर आया है। जो भी यहाँ पर डांस फॉर्म दिए गए थे वो सारे के सारे आपकी पेयर में थे, सिंगल डांस फॉर्म कोई भी नहीं दिया गया था। फिर आपका क्या था दोस्तों PMVVY, इसमें आपका ईयर्स पूछ लिया गया था, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि जो राखी गढ़ी है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट, यहीं पर एक और फेमस साइट अभी खोजा गया है। तो यह जो राखी गढ़ी है वो किस राज्य में है? दोस्तों यह जो राखी गढ़ी है वो आपकी हरियाणा राज्य में मेरे ख्याल से पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि जो पंचतंत्र है पुस्तक, इसे संस्कृत भाषा में किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों विष्णुगुप्त ने। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट 2050 तक किस शहर ने रखा है इंडिया का? ऑप्शन में था मुंबई, कर्नाटक, गुजरात वगैरह, अहमदाबाद, ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर वो एक्चुअली में यहाँ पर जीके के इतने ही क्वेश्चन में मुझे याद है, उनका सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। जिन लोगों ने हिंदी का पेपर अटेम्प्ट किया था बिहार कोऑपरेटिव पीओ का, आप बताना कि जो आपके अरेंजमेंट आए थे सेंटेंस के पारा जंबल वो इस प्रकार से अरेंज हो रहे थे क्या? ABDCFEG। यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसा था कि राजा अशोक का यह मानना था कि प्रजा के साथ में व्यवहारिक यानी कि दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब इसके बाद मैंने जो अगला ऑप्शन यहाँ पर रखा है ना, वो यह रखा है कि यह आपकी पशु और पक्षियों पर भी लागू होती है। तो आप एक बार इस चीज़ को जरूर कन्फर्म कर देना, क्योंकि मुझे इसी में डाउट है कि मेरा यह जो अरेंजमेंट है वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अरेंजमेंट है आपका ABDCFE और G। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो आपका कंप्यूटर का था। अब कंप्यूटर में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो कंप्यूटर दोस्तों आपकी क्लरिकल लेवल से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट साइड में पूछा गया है। कंप्यूटर में पहला तो आपका पूछा गया था कि इनमें से किस टोपोलॉजी का जो लास्ट पॉइंट है ना, यानी कि एंड पॉइंट, वो कनेक्टेड नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसका बस होना चाहिए, क्योंकि बस टोपोलॉजी में एक आपका इस प्रकार से सर्वर रहता है और इसमें अलग अलग टोपोलॉजी से आपके कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का वो आपका आया था कि हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड 2013 में कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी एक आई थी फाइल फॉर्मेट, इनमें से कौन सा इमेज का करेक्ट फॉर्मेट है। फिर एक आपका JPEG का फुल फॉर्म पूछा गया था, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक आपका शायद बूटिंग का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया गया था। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि अगर हम MS Excel में वर्क कर रहे हैं और किसी चीज़ को एक्सेप्शन में लेना है तो कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें इफ़ का यूज करना होता है। फिर आपका दोस्तों कैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और एक आपका मैक का लेंथ पूछा गया था। अब जिन लोगों ने बिहार कोऑपरेटिव बैंक के लिए अड्डा 247 का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया होगा, आप एक बार कमेंट करके बताना कि कंप्यूटर के 90% क्वेश्चन आपके उसी मॉक टेस्ट से मैच किए हैं या फिर नहीं किए हैं, या फिर मैंने जो आपको अड्डा 247 का कंप्यूटर PDF या फिर ओलिव बोर्ड का जो PDF शेयर किया था उसी से मैच किया है या फिर नहीं किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे एग्जाम से पहले कि कंप्यूटर के लिए क्या करना है, लेकिन कंप्यूटर का लेवल पिछले साल से थोड़ा सा ईजी भी हो गया और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो भी आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट PDF से उठाकर पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो वॉर्म का फुल फॉर्म दे दिया गया था। आपने पढ़ा होगा कि वैसा वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, इस वायरस को हम क्या कहते हैं? इस वायरस को हम वॉर्म कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो आपका पूछा गया था कि हाल्फ डुप्लेक्स का फुल फॉर्म, वहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया था, आपसे इसका मीनिंग पूछा था। तो इसका मीनिंग आपका होना चाहिए
हाफ डुप्लेक्स। फिर इसके बाद एक ऑप्शन हमें आपका था अवॉइड का, ठीक है। आपका इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था। तो ये आपका दोस्तों आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे अभी नहीं मिला है। इसका क्वेश्चन जैसे ही कोई चैनल वाला अपलोड करता है तो वहाँ से मैं ये टाइप करके इसे आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो यह था कि अल्ट कंट्रोल और सी, अल्ट प्लस CTRL प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन के शॉर्टकट की का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था इसमें क्या यूज किया गया था। तो यहाँ पर आपकी IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम यूज करते हैं कंपाइलर का। किसके लिए? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। फिर दोस्तों एक आपका पूछा गया था कि किसी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो क्या डिनोट करता है उस वेबसाइट का एड्रेस। तो वहाँ पर दोस्तों इसका जो एड्रेस है ना वो URL के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि जो आपकी कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी का स्पीड किस में मेजर किया जाता है। दोस्तों यह आपका मेजर किस में किया जाता है आप कमेंट कर देना, क्योंकि इसका आंसर अभी तक मैंने फाइंड किया नहीं था। फिर इसके बाद आपका एक बैच प्रोसेसिंग का आंसर पूछा गया था। एक्चुअली में यहाँ पर एक डिफिनेशन दे दिया गया था और मेरे ख्याल से इस डिफिनेशन का जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था ना वो आपका बैच प्रोसेसिंग आना चाहिए था। फिर एक आपका अटैक का पूछा गया था। अटैक में पूछा गया था दोस्तों कि डॉस लिखा हुआ था और आपको बताना था कि इस डॉस का अटैक का मतलब क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों अगले अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिर से वो आपका F1। एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि हेल्प टूल को यूज करने के लिए हम कौन से फंक्शन की का यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका आया था कि जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं ना वो आपसे इसे पूछा गया था कि चुंबक के बने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर वो कंप्यूटर का ऑलरेडी ओवर हो चुका है। एक मुझे जीके का क्वेश्चन याद आ रहा है, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लो कि जो फॉरेस्ट का रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया उसके अनुसार से किस राज्य में फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो पेपर का लेवल था, अगर मैं बात करूँ PO की या फिर मॉर्निंग के क्लर्क की, दोनों का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहा है। हालांकि क्लर्क वाले एग्जाम में जो हिंदी का पेपर था वो मॉडरेट टू लेंदी पूछ लिया गया था और GA का जो सेक्शन रहा है चाहे वो क्लर्क हो या फिर PO हो, पिछले साल के कंपेरिजन में मॉडरेट साइड की ओर जाता हुआ दिख रहा है। और इसका जो सेक्शनल कट ऑफ है ना वो भी काफ़ी कम हो जाएगा पिछले साल से। पिछले साल ही आपने देखा था शायद 9 कट ऑफ था, इस बार मेरे ख्याल से 4-5 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बाकी मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद इस चैनल पर, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक बार आप कमेंट करके बता देना कि आपके टोटल कितने अटेम्प्ट PO के एग्जाम में रहे हैं। साथ में दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में।